प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान प्रैक्टिस पेपर 2022-23 जो बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है उसका कोड भी हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल को देख रहे हैं, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने साथियों को शेयर कर दें। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं हम आज के इस पेपर का पहला प्रश्न। इस पेपर के 3 खंड होंगे। पहला खंड जो होगा वो आपका भौतिक विज्ञान का होगा, ठीक है। उसके बाद में रसायन विज्ञान का होगा और तीसरा जो खंड होगा वो जीव विज्ञान का होगा। तो हम पहला खंड हल करते हैं। तो देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर पहला प्रश्न। यदि किसी तांबे की तार की लंबाई को यथावत रखते हुए इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को 3 गुना कर दिया जाए तो इस तार की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें इस बात पर गौर करनी है। यहाँ पर प्रतिरोधकता लिखी हुई है या प्रतिरोध लिखा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पर प्रतिरोध लिखा हुआ होता तो क्या है, उस पर प्रभाव पड़ता, क्योंकि किसी तार का प्रतिरोध जो होता है उसकी लंबाई पर भी निर्भर करता है, मोटाई पर भी निर्भर करता है। लेकिन प्रतिरोधकता जो है वो किसी का गुण है, किसी तार का गुण है। तांबे का है तो उसकी अलग है। यहाँ पर देखो तांबा है और तांबे की तार की ही लंबाई को यथावत रखते हुए उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 3 गुना कर रहे हैं, तो प्रतिरोधकता उसकी कभी नहीं बदलेगी, क्योंकि वह तो उसका गुण है। तो यहाँ पर प्रतिरोधकता है उतनी ही रहेगी। अगर यहाँ पर प्रतिरोध पूछता तो बदल जाता, क्योंकि वो प्रतिरोध उसकी लंबाई पर भी निर्भर करता है, मोटाई पर भी निर्भर करता है। लंबाई के तो सीधा समानुपाती होता है और क्षेत्रफल के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो वो हमने प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है उसमें सीखा होगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, उतनी ही रहेगी। अंतिम पंक्ति में बैठे विद्यार्थी को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई होती है। यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। तो प्यारे बच्चों, बड़े ही ध्यान से देखना है। एक व्यक्ति अगर अंतिम पंक्ति में बैठा है तो बोर्ड उससे बहुत ज़्यादा दूर है, मतलब कि उसको कौन सी वस्तु दिखाई नहीं दे रही, दूर की, ठीक है। दूर की अगर दिखाई नहीं दे रही तो मतलब उसको जो दोष है वो कौन सा है, उल्टा है। तो उसका नाम क्या होगा, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या है, उसके पास निकट की दृष्टि है, दूर की नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा स्रोत, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंतः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर भूतापीय ऊर्जा भी सौर ऊर्जा के कारण ही उत्पन्न हुई है, पवन ऊर्जा भी सौर ऊर्जा के कारण ही उत्पन्न हुई है, जैव मात्रा भी सौर ऊर्जा के कारण ही उत्पन्न होती है। लेकिन नाभिकीय ऊर्जा जो होती है वो सौर ऊर्जा के कारण व्युत्पन्न नहीं हुई। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे है, पुनः प्रयोजन का क्या अर्थ है। पुनः प्रयोजन का क्या अर्थ है। इसका अर्थ है कि जब कोई वस्तु जिस उपयोग के लिए बनी है जब उस उपयोग में नहीं लाई जा सकती तो उसे किसी अन्य उपयोगी कार्य के लिए प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए टूटे फूटे चीनी मिट्टी के बर्तनों में पौधे उगाना, तो वो होता है पुनः प्रयोजन। अगर आप इसको याद करना चाहो सही तरीके से तो आपकी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 301 पे इसका आंसर दिया हुआ है। उसमें पुनः उपयोग, पुनः प्रयोजन, पुनः चक्रण सारे दिए हुए हैं। तो इसका आंसर दोबारा से फिर मैं आपको बोल के बता देता हूँ। कोई ऐसी वस्तु जिसको जिस कार्य के लिए प्रयोग लाया गया उस कार्य में प्रयोग नहीं किया जा रहा तो हम किसी दूसरे कार्य में भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कोई चीनी मिट्टी का हमारे पास घर में बर्तन है, वो टूट गया तो उसमें हम पौधे उगा सकते हैं, ठीक है। वो हो गया उसका पुनः प्रयोजन, ठीक है। आगे है, 500 वाट अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 10 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है और 4 रुपये प्रति किलोवाट घंटा की दर से इसे 30 दिन तक चलाने के लिए कितनी ऊर्जा का मूल्य क्या होगा। अगर प्यारे बच्चों इस तरह का आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल आए तो इसमें क्या होगा, आपको पावर जो समय दे रखा है उन सब की गुणा करनी है। तो 500 पावर है उसकी, 10 घंटे और कितने दिन के लिए, 30, ठीक है। अब इनको गुणा करेंगे, अंत क्या आ जाएगा, 5 दिए 15 और 15 के आगे 2 3 और एक 4 जीरो आ गई, ठीक है। 4 जीरो आ गई है यहाँ पर। ये क्या आ गया, किलो
वाट किलोवाट घंटा। अगर हम इसकी यूनिट बनाएं, इकाई बनाएं, तो बटा क्या कर देते हैं 1000, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गई, तो 150 यूनिट हो गई। कितनी हो गई 150 यूनिट। और 150 को कितने से गुणा कर देंगे, 150 को 4 से गुणा कर देंगे, तो 600 रुपये उसको देने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 रुपये प्रति किलोवाट घंटा की दर से 30 मिनट तक चलाने के लिए 4 रुपये देने पड़ते हैं उसको। तो यहाँ ये हमारा जो आया था वो वाट घंटा आया था, सॉरी वाट घंटा आया था, उसको किलोवाट घंटा बनाने के लिए, यूनिट बनाने के लिए हमने क्या कर दिया 1000 से भाग कर दिया, तो 150 यूनिट हो गए। ठीक है, इस तरीके का कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपके पास आ जाए, पावर समय दिया उन सबको आपस में गुणा कर दो, वो वाट घंटा में आएगा, उसको 1000 से भाग कर दो, यूनिट बन जाएगी, और फिर जितने रुपए हैं उससे गुणा करके निकाल लो। ठीक है, आगे है, बड़े बांधों के निर्माण में सामाजिक और पर्यावरणीय समस्याएं कैसे आती हैं। बड़े बांधों के निर्माण में सामाजिक और पर्यावरणीय समस्याएं कैसे आती हैं, तो ये जो है इसमें आप जिक्र करें तो पहले हम किसकी सामाजिक समस्या का जिक्र करें। सामाजिक समस्या क्या होती है, सामाजिक समस्या, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में किसान और आदिवासी विस्थापित होते हैं, इन्हें मुआवजा नहीं मिलता। ठीक है, सामाजिक समस्या क्या है, किसानों व आदिवासी को मुआवजा नहीं मिलता, ये तो है सामाजिक समस्या। अगर बांध बनाएंगे तो लोगों को वहां से उठाना पड़ेगा, या तो वो किसान होंगे या आदिवासी होंगे, नहीं मिलता, ये तो समस्या होगी ना। इसके बाद में पर्यावरणीय समस्या भी आती है। पर्यावरणीय समस्या में क्या है, पर्यावरणीय समस्या, पर्यावरणीय समस्या में क्या है, इससे वहां पर जो वन है उसे काटना पड़ेगा, उसे काटना पड़ेगा, तो जैव विविधता की क्षति होगी, जैव विविधता की क्षति होगी, या सीधा ही समझ सकते हो, अगर पेड़ पौधे काटेंगे तो सीधी सी बात है पर्यावरण प्रदूषित होगा। ठीक है, तो ये छठा प्रश्न था। इसके बाद में व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। तो प्यारे बच्चों, ये जो प्रश्न है आपका 2 नंबर का प्रश्न है, तो आप इसको अपनी पाठ्य पुस्तक के अंदर पेज नंबर 310 से देख लेना। पेज नंबर 310 पे इसका आंसर आप देख लोगे। ठीक है, इसके बाद में है इसका जो पेज नंबर 310 नहीं 216 पे इसका आंसर मिलेगा आपको। कितने पर मिलेगा, 216 पर। ठीक है, आगे है विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं बता देता हूँ आपको। विद्युत मोटर, विद्युत जनरेटर, ये आपको मिलेगा पेज नंबर 239 पर। आपकी किताब में अगर याद करोगे तो पेज नंबर 239 पे आप इसका उत्तर याद कर लेना। ठीक है, आगे है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 जो है वो आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में 187 नंबर पेज पे निकाला हुआ मिलेगा, आप याद कर लेना। और इससे आगे जो है इसका बी पार्ट, ये बी वाला पार्ट जो है इसका, वो आपको 200 नंबर पेज पे मिल जाएगा। ठीक है, पाठ्य पुस्तक के अंदर, वहाँ से देख लेना इसको, क्योंकि ये बड़े प्रश्न है, मैं यहाँ स्क्रीन पर नहीं बता सकता। आगे है उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर दी गई है। तो प्यारे बच्चों, इसको हम निकाल सकते हैं। तो फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर उसकी आ जाएगी। ठीक है, आप इसको कर लेना। इसके बाद में बी जो पार्ट है वो आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर पेज नंबर 199 पर मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से इसको देख लेना। आगे इसके बाद में जो खंड ब जो है रसायन विज्ञान का, उसके भी छोटे प्रश्न मैं आपको हल करवा देता हूँ। बड़े प्रश्न मैं यहाँ पर आपको हल नहीं करवा रहा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। लो चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होगा,
तो प्यारे बच्चों लो चूर्ण पर तनो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर, ये लोहा है Fe, HCl डालने पर क्या होगा, FeCl2 बनेगा और प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो यहाँ पर देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं रहता। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आसान प्रश्न है। अगर किसी अम्ल के अंदर हम जल डालते हैं तो वो आयनों में टूटता है। तो यहां पर इसका उत्तर लिख सकते हैं, जल की अनुपस्थिति में आयन उत्पन्न नहीं होते, बस आयन उत्पन्न नहीं होते। और कौन से आयन बनते हैं अम्ल के अंदर, हाइड्रोनियम आयन H3O+ या हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो ये उत्पन्न नहीं होंगे तो वो अम्ल की भांति व्यवहार नहीं करेगा। आगे है, दो तत्वों के नाम बताओ जिनकी बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हों। प्रश्न नंबर 12 में तो हम एक तो बता सकते हैं यहाँ पर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो होता है वो कितने 12 नंबर पे आता है, तो पहली कक्षा में 2, 8 और 2। तो देखो सबसे बाहरी कक्षा के अंदर 2 बताने हैं। इसके बाद में कैल्शियम लिख सकते हैं, कैल्शियम 20 नंबर पे आता है। तो पहले में 2, 8, 10, 8, 18 और 2। तो देखो ये दोनों हम लिख सकते हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम। आगे है, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो प्यारे बच्चों जैसे देखो A+B दो कोई अभिकारक मिलकर के C उत्पाद बनाते हैं। तो अगर दोनों तरफ इन तत्वों की संख्या, परमाणुओं की संख्या बराबर है तो वो संतुलित समीकरण है। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार इसे संतुलित करना आवश्यक है। आगे प्रश्न नंबर 14, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। एक उदाहरण देकर लिखें, अम्ल व अक्षार के बीच अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण भी लिख सकते हैं हम। उदाहरण क्या लिखेंगे इसका, HCl प्लस में NaOH जब अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा और प्लस में पानी बनेगा। तो यहाँ पर देखो लवण बन गया। अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया होने से अम्ल और क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आगे है, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तो किस से संबंध है, इसका एक उदाहरण दीजिए। तो ये आप आवर्त सारणी वाले पाठ में से याद कर लेना, बड़ा प्रश्न है थोड़ा। लोहे को जंग लगने से बचाने के 2 तरीके लिखें। तो बिल्कुल आसान है, पेंट करके या सतत लेपन करके। आगे रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं व अधातुओं में विभेद कैसे करेंगे। तो ये धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म के अंदर आप याद कर लेना। आगे हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका अनुप्रयोग क्या है। तो हाइड्रोजनीकरण क्या है, असंतृप्त कार्बन यौगिकों से संतृप्त यौगिकों का निर्माण करना हाइड्रोजनीकरण है। ठीक है, निम्न यौगिकों का नामांकन कीजिए। तो प्यारे बच्चों ये जो पहला है और ये दूसरा है, इसका नामांकन करना है। तो पहला तो आपके क्या है, क्लोरोमेथेन है और दूसरा क्या है, एथेनोइक अम्ल है। ठीक है, आगे साबुनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए। ये पहले वाले में भी था, ये प्रैक्टिस पेपर में भी, यहाँ भी है, तो इसको याद कर लेना। खंड 6 के अंदर जो छोटे प्रश्न है वो मैं आपको और करवा देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को क्षति पहुंचाता है। तो यहाँ पर CFC ओजोन परत को क्षति पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। समजात अंगों का उदाहरण है, हमारे हाथ व कुत्ते के अग्रपाद, हमारे दांत व हाथी के दांत, आलू व घास के ऊपरी भूस्तारी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर समजात अंगों का उदाहरण जो है ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन मानव में नर जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो अंडाशय जो है वो मादा का है, गर्भाशय मादा का है, डिंब वाहिनी मादा का है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो
नर का है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। जीवाश्म क्या है? तो जीवित जीवों के अवशेष जो किसी चट्टान पर चिपके हुए पाए जाते हैं वो जीवाश्म है। पोषी स्तर क्या है? तो पादप में प्रकाश की पोषी स्तर क्या है? आहार श्रृंखला के अंदर उत्पाद व उपभोक्ता का स्थान ग्रहण करने वाले जीव पोषी स्तर बनाते हैं। पादप में प्रकाशानुवर्तन किसे कहते हैं? तो पौधे का प्रकाश की तरफ वृद्धि करना प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। दो तंत्रिका कोशिका और न्यूरॉन के मध्य अंतःग्रथन सिनेप्स में क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे तरीके से इसको देख लेना। आगे है मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो इसको मैं बता देता हूँ। नर के अंदर XY और मादा में क्या होते हैं? XX। जब X X से मिलता है तो XX यानी लड़की होगी। इसका X इसकी इस X से मिलता है तो भी XX। इसका Y जो है इस मादा के X से तो लड़का, इसका Y इसके X से तो XY, यानी 50-50 संभावना होती है लड़का और लड़की होने की। ठीक है। बीज अंकुरण का नामांकित चित्र बनाइए। ये भी आपकी पाठ्य पुस्तक में है, देख लेना, चित्र बनाना सीख लेना। शुक्राशय और प्रोस्टेट की ग्रंथि की भूमिका क्या है? और स्थायी सहायक पत्ती के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाएं। वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? मानव हृदय की कार्य प्रणाली का वर्णन कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो बड़े प्रश्न हैं उनके मैंने आंसर आपको नहीं बताए हैं, वो आपको खुद याद करने हैं। तो छोटे प्रश्नों के मैंने आंसर आपको बता दिए हैं और पेपर भी आपको दिखा दिया है। आप वीडियो को पॉज करके अपनी पाठ्य पुस्तक के अंदर निशान लगा लोगे और उसको याद कर लोगे। धन्यवाद।